अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी। हीट पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा आपको फिर भी रिवाइज करा देता हूँ। स्टूडेंट्स, हीट क्या होता है? दैट इज़ एनर्जी दैट इज़ फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट क्यों फ्लो करती है? क्योंकि दो बॉडीज़ में जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, कोई से दो बॉडीज़ में जब टेम्परेचर डिफरेंस पाया जाता है तो हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक फ़्लो करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि अगर मैं कहूँ कि एक बॉडी यहाँ है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, और एक बॉडी यहाँ है, उसका टेम्परेचर बहुत लो है, तो चूँकि टेम्परेचर डिफरेंस आ गया दो बॉडीज़ में, इस बॉडी में और इस बॉडी में, देन ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस हीट बॉडी जो है, हीट एनर्जी जो है, यहाँ से एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट करेगी कोल्ड बॉडी में, एंड तब तक ट्रांसमिट करेगी एनर्जी जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंस सेम नहीं हो जाता। और जब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो जाता है, उसको हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हीट के साथ लिखा हुआ है कैपेसिटी। व्हाट इज़ कैपेसिटी? कैपेसिटी होती है किसी भी बॉडी की टेंडेंसी। किस चीज़ की टेंडेंसी? हीट को ऑब्जॉर्व करने की, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने की। ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी जितनी एनर्जी चाहे ऑब्जॉर्व कर ले, ऐसा नहीं है, बल्कि हर मटेरियल की, हर ऑब्जेक्ट की हीट ऑब्जॉर्व करने की अपनी टेंडेंसी होती है, कैपेबिलिटी होती है, जिसको कहा जाता है कैपेसिटी। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू ऑब्जॉर्व हीट इज़ नॉन एज कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम हीट कैपेसिटी को कंबाइन करके पढ़ें तो हमें पता चलता है हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की हीट कैपेसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? ये थर्मल एनर्जी की वो मकदार होती है, क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी के ऑब्जॉर्व होने की वो मकदार होती है जो किसी भी बॉडी के 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए हमें दरकार होती है। किसी भी बॉडी का 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हमें थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो हमारे पास हीट कैपेसिटी कहलाती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? उसमें हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट के 1 kg मास का 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। बट जब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की, तो यहाँ पे हम थर्मल एनर्जी की बात करते हैं जो बॉडी ऑब्जॉर्व करेगी, जिससे उसका 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करेगा, उसको हम हीट कैपेसिटी कहलाते हैं। थर्मल एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स? थर्मल एनर्जी किसी भी हॉट बॉडी से एमिट होने वाली एनर्जी को थर्मल एनर्जी कहते हैं। यानी लेट्स सपोज ये आपके पास हॉट बॉडी है, ये आपके पास कोल्ड बॉडी है। स्टूडेंट्स, ये डन है कि हॉट बॉडी के जो एनर्जी है वो हाई एनर्जी पे होगा, हॉट बॉडीज़ के पास हाई एनर्जी होगी। इसी तरह कोल्ड बॉडी के पास लो एनर्जी होगी। तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि हीट क्या है एक्चुअली? हीट इज़ द एनर्जी दैट इज़ फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो यहाँ से एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी? फ्लो होना शुरू हो जाएगी। किसके अंदर? कोल्ड बॉडी के अंदर। ओके, सो इस हॉट बॉडी से कहता है कि इस कोल्ड बॉडी को जो थर्मल एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगी, ये कोल्ड बॉडी जो थर्मल एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगी, समझ लें ये केल्विन स्केल है, 0 से स्टार्ट हुआ, 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन। तो हम ये कहते हैं कि जब इस कोल्ड बॉडी से, ये कोल्ड बॉडी ये थर्मल एनर्जी जो अपने अंदर ऑब्जॉर्व करेगी, यानी इसको कितनी थर्मल एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगी जिससे इस बॉडी का, इस कोल्ड बॉडी का लो एनर्जी पार्टिकल का 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करे, वो हमारे पास हीट कैपेसिटी कहलाएगी।
ओके स्टूडेंट्स, यानी आपके पास जो लो एनर्जी बॉडी होती है, आप इस बॉडी की, मैं अगर सिंगल बॉडी की मिसाल लूँ, समझ लें कि कोई सॉलिड सिस्टम है या सॉलिड पार्टिकल सिस्टम है, उसको आप कोई भी बॉडी कंसिडर कर सकते हैं, टेबल, चेयर, कोई सॉलिड पार्टिकल। अब आपके पास ए स्टेटमेंट कहती है हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी। अब मैं थर्मल एनर्जी को यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ रेड से, रेड एरो से। ये जा रही है थर्मल एनर्जी। अब इसको कितनी थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसको कितनी थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड है जिससे इस बॉडी का 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करे, यानी ये कितनी थर्मल एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड करेगा जिससे इस बॉडी का 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करे, वो इसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। और इसकी जो टाइटल है वहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि किसी भी बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड होती है हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी जिससे उसका 1 केल्विन टेम्परेचर रेस कर जाए, वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि आपके पास डेल टी को अगर हम मान लें, del T is change in temperature, and similarly अगर हम del Q को मान लें change in heat, ये लास्ट लेक्चर में भी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि आपके पास लेट सपोज ये कोई बॉडी है, तो ये आपको याद रहे इस बॉडी का जो है आपके पास ये इनिशियल टेम्परेचर है, कोई भी रूम टेम्परेचर पे इसका जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी टी आई, इनिशियल टेम्परेचर। ओके, इसी तरीके से जब इसका कोई इनिशियल टेम्परेचर होगा रूम टेम्परेचर पे, तो इसी तरह इसका क्यू आई भी होगा, इनिशियल हीट एनर्जी जो रूम टेम्परेचर पे किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती है। तो जब हम नेक्स्ट इस बॉडी को हीट करेंगे फिगर 2 के अंदर, ये तो आपके पास एट रूम टेम्परेचर का फिगर है। यहाँ पे व्हेन बॉडी हीटेड, लेट्स सपोज मैंने इस बॉडी को हीट किया, तो लाजमी सी बात है इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से रेज होके किसी न्यू टेम्परेचर पे बन जाएगा, और हम उस न्यू टेम्परेचर को कह देते हैं TF, फाइनल टेम्परेचर। आप इज्यूम कर लें कि मैंने इसको 1 केल्विन टेम्परेचर पे ले गया, ये इनिशियली 0 केल्विन पे था रूम टेम्परेचर पे। तो आपने देखा कि इस बॉडी को जो अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड थी, इस बॉडी ने, इसको मैंने हीट दी, इसने थर्मल एनर्जी ऑब्जॉर्व की। ओके, इसने क्या किया, थर्मल एनर्जी ऑब्जर्व की, थर्मल कहते हैं हीट को, एंड ये बॉडी जब थर्मल एनर्जी ऑब्जर्व करेगा देन क्या होगा कि इसका जो टेम्परेचर है वो रेस कर जाएगा, टेम्परेचर रेज होके 1 केल्विन पे चला जाएगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट यहीं पे कंप्लीट हो जाती है कि इस बॉडी को जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व करेगा ये बॉडी, जिससे इस बॉडी का 1 केल्विन टेम्परेचर रेस कर जाए, वो इसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो TF है और TI है, इसमें रिलेशन बनता है डेल T, TF माइनस TI, यानी ये रूम टेम्परेचर, और ये वो जब मैं बॉडी को हीट किया और वो 1 केल्विन टेम्परेचर रेज हुआ उसका। इसी तरह ये वो
हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, जो इनिशियल थी, जो रूम टेम्परेचर पे थी, और उसको हमने कहा था QI, जो रूम टेम्परेचर पे थी। और चूंकि ये एनर्जी इस इनिशियल एनर्जी से ज़्यादा होगी, लेट्स सपोज इनिशियली ये 0 जूल पे थी, जब हमने इसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड किया और इस बॉडी ने थर्मल एनर्जी ऑब्जर्व किया, तो आप सपोज करें कि उसकी एनर्जी 20 जूल पे चलेगी। तो चूंकि 20 जूल इज़ बिगर देन 0 जूल, दैट्स वाई हम QI को QF से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपके पास एक रिलेशन बन गया स्टूडेंट्स, डेल T डेल F। ओके, सो इस तरीके से हम हीट कैपेसिटी को लिखा जा सकता है। इस तरीके से हीट कैपेसिटी that will be equal to del Q by del T. This is change in thermal energy, this is change in temperature from initial to final. तो हमारे पास एक डेल्टा डिफरेंस आ जाता है टेम्परेचर और एनर्जी के अंदर, हीट एनर्जी के अंदर, जब हम बॉडी को इनिशियली रखते हैं और आफ्टर दैट जब बॉडी को हम हीट करते हैं। तो हीट करने से टेम्परेचर डिफरेंस भी आ जाता है, चूँकि इनिशियली पार्टिकल्स बॉडी के लो एनर्जी पार्टिकल होते हैं, हीट करने के बाद वो उनकी एनर्जी हाई हो जाती है, तो उनके पास हीट भी उनकी बढ़ जाती है और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर देता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक डेल डिफरेंस आ जाता है Q और T के अंदर। तो इस तरीके से हम हीट कैपेसिटी को लिख सकते हैं कि इट इज़ डेल Q बाई डेल T। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम डेल Q को हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर हमने यहाँ पे डिराइव किया था, तो हम वहाँ से डेल Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज़ MC डेल T। ये जो डेल Q का रिलेशन है ये हमने निकाला है कहाँ से? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से, बिकॉज जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये इक्वल होती है डेल Q बाई MC डेल Q बाई M डेल T, सॉरी डेल Q बाई M डेल T। तो यहाँ पे अगर मैं डेल Q की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एग्जैक्ट ये वाली इक्वेशन ये बन जाएगी। दिस इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिलेशन। तो मैं यहाँ से अगर डेल Q की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। सो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, दैट वन इज इक्वेशन 2। तो आप ये कह सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ del Q and equation 1। सो इस तरीके से जो आपके पास हीट कैपेसिटी है ये स्टूडेंट्स डेल Q में मैं MC डेल T पुट कर देता हूँ, MC डेल T एंड डेल T जो पहले से मौजूद है ये वाला डेल T, और यहाँ मैंने डेल Q की वैल्यू पुट कर दी है जो कि ये मौजूद है, और ये डेल Q की वैल्यू हमें कहाँ से मिली? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के रिलेशन से। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स डेल T और डेल T जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सो हमारे पास हीट कैपेसिटी का रिलेशन फाइनली आ जाएगा that will be equal to MC। yes, ये आपके पास क्या आ जाएगा? MC। so MC is your heat capacity। स्टूडेंट्स, अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे M जो है that is mass of a body, और आपके पास जो C है that is specific हीट कैपेसिटी। ये वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जो इससे प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। यानी किसी बॉडी का
कि 1 मास का 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए जो आपको हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, और मास जो है वो आपके पास किसी भी बॉडी का मास होता है, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। तो स्टूडेंट्स, इस रिलेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है 3, ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये एक्चुअली डिपेंड कर रही है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इन इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? प्रोडक्ट ऑफ डिपेंड फैक्टर जो हैं इसके, डिपेंड फैक्टर फार्मूला से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, MC से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो ये तो आपके पास फैक्टर आ गए। हीट कैपेसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करती है, नेक्स्ट उसके मास पे डिपेंड करती है। यानी जितना बड़ा मास होगा उतनी ही उस बॉडी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, यानी इतनी ही उस बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी होगी, टेंडेंसी होगी एनर्जी ऑब्जॉर्व करने की, उतनी ज़्यादा वो हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा। जितना किसी ऑब्जेक्ट का मास छोटा होगा उतनी ही कम हीट एनर्जी वो ऑब्जॉर्व करेगा। ओके। नंबर 2, हीट कैपेसिटी। जिस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स, जैसा कि वाटर की है, तो उसकी हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, और जिस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी तो उस बॉडी की हीट कैपेसिटी भी कम होगी। जैसा कि आप सैंड एंड वाटर में एग्जांपल ले लें, यहाँ C की वैल्यू जो है वाटर के लिए 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है, तो इस बात से क्या पता चलता है उसकी हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। ओके। इसी तरह सॉइल की क्या है, 810 जूल पर केजी पर केल्विन। ये बात क्या बता रही है? चूँकि उसकी C की वैल्यू कम है तो सॉइल जो है उसकी हीट कैपेसिटी भी कम होगी। तो ये बता रहा है कि किसी भी बॉडी का लार्जर मास जो है वो ज़्यादा हीट कैपेसिटी ऑब्जॉर्व करेगा बनिस्बत किसी भी बॉडी के स्मॉलर मास के। यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि लेट्स सपोज मेरे पास 5 kg ऑफ वाटर है, 5 kg ऑफ वाटर। अब स्टूडेंट्स 5 kg ऑफ वाटर है मेरे पास, और हम ये जानते हैं कि वाटर के लिए जो C की वैल्यू है दैट इज़ 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ओके। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर मुझे इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है तो सिंपली क्या होगा, हीट कैपेसिटी बराबर है MC। तो 5 kg मास की अगर मुझे हीट कैपेसिटी देखनी है, इट मीन्स दैट कि 5 kg मास को मैं जस्ट प्रोडक्ट लूँगा, बिकॉज ये किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मास इन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ओके। सो यहाँ एक बात तो पता चल रही है कि केजी है या केजी इनवर्स है, तो किलोग्राम और किलोग्राम इनवर्स क्या हो जाएंगे, ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है कि केजी डॉट केजी इनवर्स दैट विल बिकम 0, बिकॉज 1 - 1 0, जब बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड होते हैं। 1 - 1 0, केजी 0 विल इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 1 लिखा है, लेकिन अगर आप केजी 0 लिखना चाहते हैं तो उसका आंसर आपके पास 1 आएगा। सॉरी, इसको भी आप चेंज कर लें, इसको भी आप 1 लिख लें। ओके। सो टोटल हमारे पास जो कंक्लूजन आएगा यहाँ पे
वो स्टूडेंट्स आ जाएगा। आंसर इज 21,000 जाउल। एक मेरे पास जाउल रह गया, सेकंड क्या रह गया? पर केल्विन। ये कैसे आया यूनिट? अगर मैं इसका यूनिट निकालना चाहूँ हीट कैपेसिटी का, तो अगर मैं वाटर के लिए ये हीट कैपेसिटी की वैल्यू लिखूँ स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या बनता है? बहुत सिंपल सा मतलब है, 21,000 जाउल पर केल्विन। फाइव kg मैस के लिए ये वैल्यू आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर वाटर का मैस ले लिया जाए 5 kg मैस, वाटर के 5 kg मैस के लिए मुझे 21,000 जाउल की एनर्जी दरकार है उस 5 kg मैस का 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करने के लिए। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लेते थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर ओनली 1 kg मैस तक हम कन्फाइंड थे। यहाँ क्या प्रोडक्ट लिया जा रहा है, जिस चीज़ का जितना मैस होगा उसको उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जस्ट लाइक दिस, जो ये आंसर आया आपके पास, ओके, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और हम ये कंक्लूड करेंगे कि उसको इतने जाउल ऑफ एनर्जी चाहिए उसका 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करने के लिए। ओके, तो यहाँ अगर 5 kg वाटर लिया हमने, उस 5 kg वाटर को 21,000 जाउल ऑफ एनर्जी दरकार है उसका 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करने के लिए। तो जो 21,000 जाउल है पर केल्विन है, ये उस वाटर की हीट कैपेसिटी होगी। ओके, यानी ये 5 kg मैस इतने कैपेसिटी की एनर्जी अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकता है। 21,000 जाउल, इट्स हाई वैल्यू। चूँकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, दैट्स वाई हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा आएगी। ये बात मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका हूँ। और जाउल पर केल्विन का जहाँ तक ताल्लुक़ है इसके यूनिट का, तो वापस चलते हैं इक्वेशन 1 की तरफ। इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं कि जो हीट एनर्जी है उसको हम मेज़र करते हैं जाउल के अंदर, एंड जो आपके पास टेम्परेचर है उसको हम मेज़र करते हैं केल्विन में। तो यूनिट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? दैट विल बी जाउल पर केल्विन। यानी अगर किसी भी कोई भी बॉडी है उसको अगर आप 1 केल्विन टेम्परेचर दें, 1 केल्विन टेम्परेचर उस बॉडी का रेस करें आप, और 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करने के लिए उसे आप 1 जाउल की एनर्जी व अपने थर्मल एनर्जी ऑब्जर्व करें अपने अंदर। 1 जाउल की थर्मल एनर्जी ऑब्जर्व करने से उसका 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करें, तो उसकी क्या बनेगी? दैट विल बी हीट कैपेसिटी। ओके स्टूडेंट्स, दैट विल बी हीट कैपेसिटी। Thanks a lot students for watching the complete video, and stay tuned with the conceptual physics lectures, and the next video will about change of states. Stay tuned students. Thank you.